नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं शहला निगार। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। शुरुआत करेंगे बंगाल की राजनीति से, जहां फर्जी सिग्नेचर केस में मुश्किलों का सामना कर रहे अभिषेक बनर्जी को कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था मगर वहां भी काम नहीं बना, लिहाजा सीआईडी के सामने तलब होने की तारीख जो है वो नजदीक आ रही है। क्या कुछ है ये पूरा मामला और इस घटनाक्रम की टाइमलाइन क्या है, आपको विस्तार से बताएंगे, साथ साथ समझाएंगे भी। अगली खबर भारत नेपाल पुरानी दोस्ती पर होगी, जो नया रिश्ता से जुड़ी हुई है। और नेपाल के विदेश मंत्री 3 दिन के भारत दौरे पर हैं और ये दौरा बेहद खास भी माना जा रहा है। आखिर क्यों खास है ये दोस्ती, इसको भी विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तीसरी खबर जो है वो अमेरिका और ईरान संकट से जुड़ी हुई है। लग नहीं रहा है कि ये मामला फिलहाल शांत होगा, क्योंकि कोई भी झुकने को तैयार नहीं है और एक दूसरे की शर्त मानने को बिल्कुल भी तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। इस खबर को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, विस्तार से नजर डालेंगे। एक खबर होगी छात्रों से जुड़ी हुई। सीबीएसई ने छात्रों को थोड़ी बहुत राहत दी है। हर खबर पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। फर्जी सिग्नेचर केस में मुश्किल में अभिषेक बनर्जी, सीआईडी के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट का खटखटाया था दरवाजा। अगले बुधवार को होगी सुनवाई। सीआईडी ने अभिषेक को 8 जून को किया तलब। पश्चिम बंगाल दौरे पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। नवान्न में रेल परियोजनाओं की प्रगति और मंजूरी को लेकर उच्च स्तरीय बैठक। नई रेल लाइनों का निर्माण, आधुनिकीकरण और नई ट्रेन सेवाओं की शुरुआत समेत कई विषयों पर चर्चा। अमेरिका ईरान के बीच तनाव जारी। यूएसए ने 4 ईरानी ड्रोन मार गिराने का किया दावा। ईरान ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों पर दागी चेतावनी मिसाइलें। सीज फायर टूटने का बढ़ा खतरा। और सीबीएसई ने छात्रों को दी राहत। कक्षा 12 की वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। अब 7 जून तक आवेदन कर सकेंगे छात्र। तो फर्जी सिग्नेचर मुश्किल में अभिषेक। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा में हस्ताक्षर जालसाजी के मामले में अभिषेक बनर्जी को अदालत से राहत नहीं मिली है। 31 मई को मामले में पूछताछ के लिए सीआईडी ने उन्हें भवानी भवन तलब किया था। हालांकि तबीयत खराब होने का हवाला देकर वो पेश नहीं हुए थे और इसके बाद दूसरी बार नोटिस जारी कर उन्हें 8 जून को उपस्थित होने को कहा गया। सीआईडी के नोटिस को चुनौती देते हुए अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कानूनी संरक्षण की मांग की। साथ ही साथ मामले की शीघ्र सुनवाई की भी अपील की गई, लेकिन न्यायमूर्ति चैताली चट्टोपाध्याय ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब इस मामले की सुनवाई जो है वो अगले बुधवार को होगी। तो हस्ताक्षर जालसाजी मामले में अभिषेक की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सीआईडी ने 8 जून को अभिषेक बनर्जी को दोबारा बुलाया है और अभिषेक बनर्जी ने इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था सीआईडी के नोटिस के खिलाफ, लेकिन हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर कुछ हासिल खास होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट में बुधवार को होगी इस मामले की सुनवाई। 31 मई को पेश नहीं हुए थे अभिषेक बनर्जी। तो सीआईडी ने 8 जून को अभिषेक बनर्जी को दोबारा बुलाया है और सीआईडी के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है अभिषेक बनर्जी ने। तो मुश्किल में अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें जो हैं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार एक के बाद एक कहें तो कुछ ना कुछ पश्चिम बंगाल की राजनीति में हम लगातार देख रहे हैं। अब जिस तरह से सीआईडी ने नोटिस दिया उसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाईकोर्ट में जो है बुधवार को इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले सीआईडी के सामने पेश होना होगा। तो क्या कुछ अभिषेक बनर्जी के पास अब बचाव के लिए है, और इस पर भी हम अपने रिपोर्टर से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाता से, क्योंकि अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें लगातार, तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें, साथ साथ अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, पश्चिम बंगाल की राजनीति में देखा जाए इन दिनों फर्जी हस्ताक्षरों का मामला पूरी तरह से गर्म है। फर्जी सिग्नेचर केस में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी को फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था मगर वहां भी काम नहीं बना, लिहाजा अब सीआईडी के सामने तलब होने की तारीख जो है नजदीक आ रही है। क्या करेंगे अब वो?
सैला देखिए, पार्टी के भीतर पार्टी के बाहर चारों तरफ से अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही है। पहली बात तो ये है, जो फर्जी हस्ताक्षर का जो मामला है, इस फर्जी हस्ताक्षर को मामले को लेकर उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट पर अर्जी डाली थी कि उनको वहां पर कानूनी संरक्षण मिले। लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कल के शुक्रवार को सुनवाई होगा, उससे पहले सुनवाई नहीं होगा। अगर शुक्रवार को सुनवाई होगा तो माफ कीजिएगा, 10 तारीख है तो बुधवार को सुनवाई होगा। तो अगर बुधवार को सुनवाई होगा 10 जून को, तो 8 जून उनकी पेशी है भवानी भवन में। तो इसका मतलब यह है कि उनको भवानी भवन जाना ही है, जो पहले उन्होंने टाला था अपनी शारीरिक स्थिति की कारण को दिखाकर। ये तो फर्जी हस्ताक्षर का मामला है, और फर्जी हस्ताक्षर का ही मामला था, वही एक इशू था जिसको सामने रखकर ऋतव्रत बनर्जी, संदीपन साहा ने स्पीकर को चिट्ठी लिखा। फिर स्पीकर को चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा कि एक संसदीय एक पार्टी 15 साल से यहाँ पे सत्ता पर है और फिर भी उनको परिषदीय रीति नीति के बारे में कुछ नहीं पता है। कैसे यहाँ पर हो गया कि जो लोग आए भी नहीं उनका सिग्नेचर हुआ। तो कहीं ना कहीं जाके फर्जी हस्ताक्षर मामला वो है जिसको सामने रखकर बागी जो विधायक है उनको एकजुट किया गया, और साथ ही साथ बाकी जो सारे बातें हैं, जैसे 6 मई को स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ेगा अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को लेकर जो सवाल था। और ये जो बागी विधायकों के बाद अब सांसद भी विधायकों के राह पर चलने की मंशा लेकर चल रहे हैं, और सोमवार को वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि सोमवार ममता बनर्जी भी दिल्ली में रहेंगी ऐसा सुना जा रहा है, वहां पे इंडिया जोट की एक बैठक को लेकर। और उसी दिन ममता बनर्जी की ही दल की जो सांसदें हैं, जैसे काकोली घोष दस्तीदार, शुकेंदु शेखर राय, शताब्दी राय, जून मालिया, ऐसे जो सांसद है, ऐसे जो 20 सांसद है, करीब करीब जो फिगर आ रहा है सामने, वो स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी दे सकते हैं, जैसे चिट्ठी राज्य विधानसभा में स्पीकर रथिन्द्रनाथ बसु के पास दिया था ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा की गुट ने। तो ये जो सारे मामला चल रहा है, इसी के चलते अभिषेक बनर्जी पार्टी के भीतर क्यों दबाव में है? दबाव में है क्योंकि कल ममता बनर्जी को अपनी भतीजे की जो पद है, उस पद की जो पावर है, उसमें कटौती करना पड़ा। कैसी कटौती? पहले अभिषेक बनर्जी खुद पार्टी के महासचिव थे, लेकिन अब उनके साथ उनके दाएं बाएं 2 और सांसद को जुड़ गए हैं, डेरेक ओब्रायन और दुला सेन। इसका मतलब ये निकलता है कि अभिषेक बनर्जी अब ऑल इन ऑल नहीं रहे पार्टी के महासचिव के। सौरभ, इस सब में ये भी लगता है कि जिस तरह से देखिए जब से हार हुई है और उसके बाद से जिस तरह से फूट पड़ रही है पार्टी में, कहीं ना कहीं पहले से गुस्सा था, लेकिन अब समय मिला है तो अब वो निकलकर सामने आ रहा है, चाहे वो विधायकों का हो या सांसदों का हो। देखिए, विधायक और सांसदों का जो कहना है, विधायक सांसदों का कहना है कि वो पहले बोल नहीं पाते थे, तो कहीं ना कहीं जब भरोसा इन हुआ है और भय आउट हुआ है, तो सिर्फ भरोसा इन, भय आउट, और भय आउट भरोसा इन, जो भी आप कह लें, वो सिर्फ जनता में नहीं हुआ है, तृणमूल के अंदर भी हुआ है। तृणमूल का भी भय चला गया है, भय आउट हुआ है, और उनके ऊपर भरोसा इन हुआ है। तो जब भरोसा उन्होंने जुटा पाए हैं, तो भरोसा जुटाने से वो अब अभिषेक बनर्जी के सामने अभिषेक बनर्जी की जो खामियां हैं वो सब खुलकर बोल रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी की ये खामियां हैं। और इसीलिए अब अभिषेक बनर्जी कैप्टन नहीं रहे, उनके पास 2 वाइस कैप्टन जुड़ गए हैं, जो 2 वाइस कैप्टन जो पार्टी के सारे जो विषय है वो देखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है, ये ममता बनर्जी का बागी जो गुट है उसको एक मैसेज है कि देखिए, आपको अभिषेक से नाराजगी थी, आप तो मैंने 2 और डेप्यूटी लीडर अब अभिषेक बनर्जी की जो पावर थी उसमें कटौती किया है। लेकिन इसको कितना मानेंगे बागी विधायक? क्योंकि आज भी नवान्न में एक बैठक था, कि एडमिनिस्ट्रेटिव मीट था, तो उस मीटिंग में भी हम लोगों ने देखा कि वहां पर जो बागी विधायक है अरुणाभ सेन और रथिन घोष, वो आए थे उसमें, और उनका ये कहना, वो आज भी दावा करे, कल ऋतव्रत बनर्जी ने दावा किया था, आज भी अरुणाभ सेन जैसे विधायक दावा कर रहे हैं कि सोमवार को और भी बहुत सारे बागी विधायक बढ़ सकते हैं, यानी जो 58 था वो फिगर और बढ़ सकता है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। और सांसदों का जो खेला, वो तो दिल्ली में एक खेला होवे, वो कह रहे हैं कि दिल्ली में एक बड़ा खेल होने वाला है अगले सप्ताह में।
ऐसे में सौरभ, इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के नाम से हस्ताक्षर कर देता है या किसी दस्तावेज पर फर्जी साइन करता है तो भारतीय कानून इसे किस नजरिए से देखता है? भारतीय न्याय संहिता में कौन सी धारा है इसके लिए? क्या कुछ सजा बताई गई है और क्या कुछ प्रावधान है? सैला, ये सब जो चीटिंग जो केस है, जो फर्जी जो केस जो सब है, उसके बीएनएस के तहत जो जो सेक्शंस है वह सभी इसमें लागू होता है। और जैसे अगर कोई किसी के साथ फॉर्जरी करे, कोई किसी के साथ चीटिंग करे, तो उसका जो सजा है यहाँ पर भी वही सजा लागू होगा। तो जिस तरह से अभिषेक बनर्जी खुद पढ़े लिखे हैं और इतने समय से सत्ता में भी हैं, तो क्या इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि फर्जी साइन करना भारी पड़ सकता है? सैलाब, यही उनके विधायकों का कहना है कि क्या जरूरत पड़ा कि आपको ब्लॉक लेटर्स में 13 विधायकों का जो सिग्नेचर है वो जमा करने के लिए, जो विधायकों ने सिग्नेचर किए ही नहीं। बहारुल इस्लाम खुलकर बोल रहे हैं ये सिग्नेचर मेरा नहीं है। संदीपन शाह, ऋतव्रत बंदोपाध्याय ने लिखित तौर से स्पीकर को लिखा है कि ऐसे फर्जी सिग्नेचर हुआ है, कोई रेजोल्यूशन हुआ ही नहीं था 6 मई को। तो इसी के चलते ये सवाल तब से उठ रहा है कि इसकी जरूरत क्या थी, क्या उन्होंने क्यों ऐसा किया। तो कहीं ना कहीं जाके विधायक का ये कहना है कि असल में यही अभिषेक बनर्जी है जो कुछ मानते ही नहीं है। वो जब जो मानते हैं ये पार्टी उनके बुआ का है, तो उनके बुआ का पार्टी है, वो भतीजे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी को कोई मानेंगे नहीं। सबको टिकट मिला यही बहुत है। उसके पास अगर ममता बनर्जी का छवि है तो वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो अगर ममता बनर्जी की छवि हटा लिया जाए तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो एक तरफ से ये बागी विधायक का यही कहा कि एक जो तानाशाही मिजाज है कि हम राजा हैं आप नौकर हो, ये राजा नौकर का जो व्यवहार है उसी के चलते तृणमूल की जो अंदर ये जो फूट दिख रही है, ये सब इसी मिजाज का कारण है। ऐसा उनका कहना है। उनका कहना है कि हम किसी के नौकर नहीं, हम जनता के नौकर है, कोई अभिषेक बनर्जी के नौकर नहीं है। तो ये साफ तरीके से वो बयानबाजी वो कर रहे हैं। तो इसी के चलते उनका कहना है कि ये रवैया जताता है कि एक तृणमूल में एक नौकरशाही व्यवहार सबके साथ होता था। तो चलिए सौरभ, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी फिलहाल इस खबर पर इतनी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी आपसे बात करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कोलकाता दौरे के दौरान मेट्रो सेवाओं का निरीक्षण किया है और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्हें जय हिंद मेट्रो स्टेशन से येलो लाइन की मेट्रो में सफर किया उन्होंने, और यात्रा के दौरान उन्होंने यात्रियों के साथ संवाद भी किया है। इसके बाद वे नोआपाड़ा मेट्रो स्टेशन पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी यात्री सुविधाओं और मेट्रो संचालन व्यवस्था की समीक्षा भी की। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अगले 5 वर्षों में 60 नई मेट्रो ट्रेनें इसमें शामिल की जाएंगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलती हुई नजर आएंगी। तो जय हिंद स्टेशन से नोआपाड़ा स्टेशन तक केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह सफर किया, यात्रियों से बातचीत की, सुविधाओं का भी जायजा लिया। नई जनरेशन की ट्रेन कोलकाता मेट्रो के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जो आगामी 4 से 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो में इंडक्ट हो जाएगी, जिससे कोलकाता मेट्रो के पैसेंजर्स को, कोलकाता शहर के निवासियों को एक नए तरह की सर्विस मिलेगी। तो सौरभ दत्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ दत्ता, जिस तरह से आप देखिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मेट्रो ट्रेन में सफ़र किया है और कहीं ना कहीं मेट्रो ट्रेनों का एक और बेड़ा इसमें जोड़ा जाएगा, यात्रियों की सुविधा के लिए और ज़्यादा इंतजाम किए जाएंगे। सैला, देखिए एकदम आम जनता के बीच है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। अभी जो एक छवि हम दिखा रहे हैं कि मेट्रो के भीतर रेलवे मंत्री कोलकाता विमानबंदर एयरपोर्ट जो टर्मिनल है, जय हिंद मेट्रो टर्मिनल, वहां से नोआपाड़ा तक आए। और अभी और एक छवि आ रही है जिसमें देखा जा रहा है कि रेल मंत्री ऑटो पर सवार होकर चिंगड़ी घाटा के वहां पर जा रहे हैं और साथ में उनके राज्य के जो बीजेपी जो विधायक हैं वो साथ बैठे हुए। तो एकदम आम जनता की तरह वो आम जनता की बात पर एक बात सुन रहे हैं कि नई भाजपा की सरकार आई है, जनता क्या कह रही है, मेट्रो को लेकर जनता क्या कह रही है, ये सारी बातें। और उसके बाद जो स्टेट सेक्रेटरी जहां पे हम खड़े हैं, यहाँ पर जो बैठक आज हुआ वो काफी अहम है। आज की बैठक में पहली बार डबल इंजन सरकार की इफेक्ट देखने को मिला सैला, क्योंकि आज पहली बार राज्य सचिवालय में रेलवे के ऑफिसर्स भी थे, स्टेट के ऑफिसर्स भी थे
और पूरे 23 जिले के जो जिला शासक हैं वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए थे, सभी एमएलएस थे। और इसी को लेकर देखिए, विकास राजनीति की जगह है, लेकिन विकास में राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन बंगाल में पिछले 15 साल में हर चीज में राजनीति हुई है। आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उसका जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में आप ऐसी राजनीति तो छोड़िए, यहाँ पर एनओसी के लिए भी राजनीति होता था। यहां तक के चिंगरीघाटा मेट्रो प्रोजेक्ट का जिक्र करके उन्होंने कहा कि जिस प्रोजेक्ट के लिए जनता का हित होता, बंगाल की जनता का हित होता, उस प्रोजेक्ट के लिए पहले कोलकाता पुलिस ने उसको इजाजत दिया। इजाजत देने के बाद उसका ऑल्टरनेटिव रूट तैयार हुआ ट्रैफिक के लिए, फिर भी ट्रैफिक ब्लॉकेज नहीं दिया गया। हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट ने फटकारा दिया तो हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला गया तो ममता बनर्जी की सरकार। और क्योंकि सिर्फ एक पिलर की दूरी और 1 और 2 पिलर की दूरी और उस दूरी को रोकने के लिए, और जो काम मेट्रो ने दिखा दिया कि एक पूरे कितने कम समय में वो किया जा सकता है, 15 घंटा से 24 घंटे के भीतर वो काम हो गया। तो 115 घंटा का समय उन्होंने लिया था, उससे बहुत पहले ही वो काम हो गया। तो ये जो सारी बातें हैं, ये जो तब्दीली आ रही है सौरभ, इसे आम जनता किस नजरिए से देख रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं मेट्रो में जिस तरह से वो आम जन से बात कर रहे हैं, कुछ वहां पे काम करने वाले लोगों से मिल रहे हैं, उनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि विकास हो रहा है। आम जनता, देखिए आम जनता के पास जो है, आम जनता क्या चाहती है? आम जनता चाहती है कि उनकी जो रोज की जो जद्दोजहद है उसमें थोड़ी आसानी हो। तो इसी के लिए कोलकाता मेट्रो जब विमानबंदर से नोआपाड़ा जोड़ा गया तो वहां से बहुत सारे लोग अब वहां से कम्यूट कर रहे हैं, नोआपाड़ा जा रहे हैं, नोआपाड़ा से जिनको दक्षिणेश्वर जाना है दक्षिणेश्वर जा रहे हैं, दक्षिणेश्वर जो एस्प्लैनेड आ रहे हैं एस्प्लैनेड से चले जा रहे हैं हावड़ा। तो मानो पूरा एक सिटी जो है वो मेट्रो नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ आज राज्य की तरफ से भी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने काफी अहम बात किया कि उन्होंने कहा कि जो 61 प्रोजेक्ट्स जो रेलवे बोर्ड ने जिसको मंजूरी दे दिया है, वो सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने कहा कि आप अपने अधिकारियों को कहा कि आप इन सारे प्रोजेक्ट्स को इंपॉर्टेंस दें और सभी प्रोजेक्ट्स रेल को पूरी तरह से उनके साथ सहयोग करें। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि पूरे बंगाल के लिए कितना पैसा रेलवे की तरफ से दिया गया है, क्योंकि ये जो बजट क्षेत्र है, इस बजट क्षेत्र में रेलवे की तरफ से सिर्फ बंगाल को ही 18,200 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है, सिर्फ एक बरस में, एक फाइनेंशियल ईयर में, जो यूपीए में 4,500 करोड़ था करीब। तो आपने कहा 4,500 करोड़ और कहा 18,200 करोड़। और फिर साथ ही साथ जो काचरापारा है और बाकी सारे जो वर्कशॉप है, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उनसे कहा है कि आप एक बात देखिए कि यहाँ के जो युवा हैं वो काम चाहते हैं, परिযায়ী श्रमिक जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो काफी सारे हैं, तो उनको रेलवे में काम मिले, ऐसा रेलवे की कुछ फैक्ट्रीज यहाँ पे लगे। जो मंत्री जी ने कहा है, रेलवे मंत्री जी ने कहा है कि यहाँ पर बंगाल के लिए तो 14,205 करोड़ रुपया तो दिया गया है। 102 रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर काफी सारे जो ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है, जो अंडरपास है, उसकी काम में तेजी आएगा। और बंगाल को अब बुलेट ट्रेन भी मिलेगा, ये भी रेल मंत्री ने कहा है कि बंगाल को बुलेट ट्रेन मिलेगा जो दिल्ली से सिलीगुड़ी 6 घंटे में आ सकते हैं। और अगले 5 साल में जो आप कह रहे थे कि मेट्रो में चढ़कर अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा, तो उन्होंने मेंशन किया कि आज मैं मेट्रो से चढ़कर आया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि 5 साल में बंगाल को नई पीढ़ी की मेट्रो कोच मिलेगा। ये भी उन्होंने आज कहा है कि 5 साल में, और उसका एक संख्या भी उन्होंने बताया कि कितने उनको मिलेंगे, कितने ऐसे मेट्रो वो अगले 5 साल में बंगाल को देना चाहते हैं। बिल्कुल सौरभ, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बंगाल में बदलाव की एक नई लहर देखने को मिलेगी और बंगाल की सूरत बदलती हुई जरूर नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और पंजाब के फिरोजपुर जिले में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। जी हां, जलालाबाद गांव के करीब 25 सदस्य पिकअप में अमृतसर के डेरा व्यास
एक धार्मिक स्थल पर अंतिम संस्कार में जा रहे थे। फिरोजपुर फाजिलिका रोड पर पिकअप और ट्रक की आमने सामने से टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और 4 लोगों को अस्पताल ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिरोजपुर के एसएसपी राजेंद्र सिंह ने मीडिया को बताया है कि हादसे की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। उन्होंने ये भी बताया कि घायलों को एम्बुलेंस से फिरोजपुर के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है। ये सड़क का दर्दनाक हादसा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार मिड डे प्राइम में खबरों का सफर जारी रहेगा। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मिड डे प्राइम में इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता देते हैं। टीम इंडिया से जुड़ी ये बड़ी खबर। आयरलैंड इंग्लैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 दल का ऐलान हो गया है। जी हां, श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान चुना गया है। T20 दल का ऐलान हो गया है। श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव की जगह लेंगे श्रेयस अय्यर। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार भारतीय टीम में जगह मिलती हुई नजर आई है। वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय टीम में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। जी हां, वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल की उम्र में भारतीय टीम में जगह बनाई है। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 15 साल की उम्र में भारतीय टीम में जगह बनाने वाले इतिहास रच दिया है उन्होंने। आयरलैंड इंग्लैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 दल का ऐलान कर दिया गया है। श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान चुना गया है। आपको बता दें, सूर्य कुमार यादव का स्थान लेंगे श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर सूर्य कुमार यादव का स्थान लेंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में जगह मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय टीम में जगह बनाकर इस इतिहास रच दिया है। जी हां, 15 वर्ष की उम्र में भारतीय टीम में जगह बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल की उम्र में भारतीय टीम में जगह बनाई है। तो आयरलैंड इंग्लैंड के दौरे के लिए T20 टीम का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 दल का ऐलान हो गया है। श्रेयस अय्यर टीम के कप्तान चुने गए हैं। श्रेयस अय्यर सूर्य कुमार यादव का स्थान लेंगे। तो वैभव सूर्यवंशी को पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है। मिड डे प्राइम में इस समय की बड़ी खबर, T20 दल का ऐलान कर दिया गया है। आयरलैंड इंग्लैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 दल का ऐलान कर दिया गया है। और बेहद महत्वपूर्ण, वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल की उम्र में भारतीय टीम में जगह बनाई है। श्रेयस अय्यर टीम के कप्तान चुने गए हैं। तो श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान चुना गया है। श्रेयस अय्यर सूर्य कुमार यादव का स्थान लेंगे।
आयरलैंड इंग्लैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 दल का ऐलान। बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज। तो आयरलैंड इंग्लैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 दल का ऐलान हो गया है और इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है कि टीम का ऐलान हो गया है। भारतीय T20 टीम का इस समय ऐलान कर दिया गया है। श्रेयस अय्यर टीम के कप्तान के तौर पर चुने गए हैं और वैभव सूर्यवंशी पहली बार भारतीय टीम में शामिल हुए हैं। 15 वर्ष की उम्र में शामिल होकर उन्होंने इतिहास रच दिया है। तो T20 दल का ऐलान तो वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में जगह मिली है। 15 साल की उम्र में, सिर्फ 15 साल की उम्र में भारतीय टीम में जगह बनाने वाले वो व्यक्ति हैं। आयरलैंड इंग्लैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 दल का ऐलान। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। जी हां, ईरान अमेरिका तनाव, संकट में दुनिया, ये ही स्थिति बनी हुई है। ओमान की खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। ईरान की नौसेना ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी युद्धपोतों की गतिविधियों के जवाब में चेतावनी स्वरूप मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार तेहरान ने अमेरिकी नौसेना पर समुद्री यातायात में बाधा डालने और व्यावसायिक जहाजों और तेल टैंकरों को जब्त करने का आरोप लगाया है। वहीं अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड ने कहा है कि उनकी सेना ने हिंद महासागर में एक प्रतिबंधित और बिना राष्ट्रीय पहचान वाले जहाज को रोका है। अमेरिका का कहना है कि वो ईरान को समर्थन देने वाले अवैध समुद्री नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। ये पूरा घटनाक्रम एक ऐसे समय में हुआ है जब ईरानी तेल निर्यात पर अमेरिकी प्रतिबंधों और हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। तो समुद्री सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर तमाम चिंताएं हैं। ईरान ने अमेरिका पर जहाजों को परेशान करने का आरोप लगाया है। पश्चिम एशिया में ये तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने हिंद महासागर में एक जहाज को रोका है। ईरानी तेल शिपमेंट पर अमेरिकी कार्रवाई जारी है और ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कैसे जो शांति है वो संभव हो सकेगी। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ये तनाव बढ़ा है, समुद्री सुरक्षा पर चिंता बढ़ी है। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, अमेरिका ने 4 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। वहीं ईरान ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों पर चेतावनी मिसाइलें दागी हैं। सीजफायर टूटने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ना अमेरिका झुकने को तैयार है, ना ईरान झुकने को तैयार है। देखिए, सच माने तो सीज फायर अमेरिका और ईरान के बीच में कभी 100% नहीं था और सीज फायर के बीच में लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी दोनों तरफ से हो रहा था। और इसकी वजह ये थी कि देखिए, जो है ईरान का पूरा मानना था कि उसकी जो रणनीति है उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद रखना उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है, जबकि अमेरिका इस रास्ते पर चल रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने का मतलब उनकी एक चरण की जीत हुई। तो ये जो दोनों जीत के उन्होंने अपनी शर्तें लगा रखी थी, उन्हीं शर्तों की वजह से बीच बीच में दबाव की रणनीति के तहत अमेरिका की तरफ से ईरान पे हमले हो रहे थे और ईरान की तरफ से उनके ऊपर जवाबी हमले भी हो रहे थे। उनके ऊपर मतलब उनके जो ठिकाने हैं, उनके जो बेस हैं जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, उन बेस पे हमले हो रहे थे। तो ये जो है ये लो इंटेंसिटी वार इसको कह सकते हैं, जिस लो इंटेंसिटी वार में कोई नहीं कहा था कि यह पूर्ण तरीके का युद्ध है, लेकिन ये युद्ध जैसी पूरी स्थिति है और बीच बीच में जब जिसको जैसी जरूरत पड़ती है वो युद्ध में अपनी युद्ध पहल ले लेता है, उस पर बमबारी कर देता है या कहीं गोलीबारी करता है। तो यही देखिए, अभी तक के अमेरिका की जो शर्तें हैं पुरानी शर्तें हैं कि परमाणु जो प्रसंस्कृत परमाणु यूरेनियम जो है उस प्रसंस्कृत यूरेनियम पे
दोनों के बीच में अभी तक कोई एक मत नहीं बनी है। और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला गया है, इसलिए अमेरिका का जो घेराबंदी है वो बनी हुई है। और अमेरिका अब तो आगे, जहां तक रिपोर्टें आ रही हैं कि अमेरिका अब हिंद महासागर में भी, जो इंडो पैसिफिक इलाका है, इंडो पैसिफिक में भी अगर कोई ऐसे जहाज मिले जिनका कोई ढंग का आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, तो वो ये मानेंगे कि वो ईरानी जहाज है और उसे वो रोकेंगे, उसे पूछताछ करेंगे, उसे आगे नहीं जाने देंगे। तो यह एक जो स्थिति है वही स्थिति बहुत ही स्टेलमेट वाली है। और जो सामने लग रहा है कि देखिए, अमेरिका चाहता है कि युद्ध को लंबे समय तक चलाए ताकि ईरान की जो पूरी कैपेबिलिटी है वो ईरान की पूरी कैपेबिलिटी खत्म हो जाए। ऐसे में अखिलेश, जिस तरह से समुद्री सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर तमाम सारी चिंताएं हैं, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि पूरी दुनिया एक तरह से सफर कर रही है। देखिए, निश्चित तौर पे पूरी दुनिया की चिंता अमेरिका को नहीं है और न ही पूरी दुनिया की चिंता ईरान को है। इन दोनों की अपनी अपनी लड़ाइयां हैं, अपने अपने शर्त हैं और दुनिया इस बीच में फंसी हुई है। दुनिया के सामने यह भी स्थिति नहीं है कि वो ईरान के मना पाए कि आप कोई समझौता कर ले, आप प्रसंस्कृत परमाणु यूरेनियम जो है वो अमेरिका को लौटा दें या आप अपना पूरा परमाणु कार्यक्रम रोक दें। दुनिया का कोई भी देश यह करने की स्थिति में नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका को कोई भी देश यह करने की स्थिति में नहीं है कि आप युद्ध रोक दें, आप जो जिस कारण से वहां लड़ाई कर रहे हैं उस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है, आप बातचीत की टेबल पे आए। हालांकि कई देशों ने ये कहा है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी का उपयोग किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बार बार ये बात कही है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी का उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन अमेरिका इस बात को कभी नहीं मानता। वो बताता है कि हम डायलॉग कर रहे हैं, डायलॉग चल भी रहा है। आपका तकरीबन 100 दिन पूरे होने वाले हैं अमेरिका ने जो हमला किया है ईरान पे, और उस 100 दिनों के बीच में जो है कोई की स्थिति नहीं बनी है जिसमें लगे कि आप बिल्कुल नेगोशिएशन के करीब है, एग्रीमेंट के करीब है। जबकि 28 फरवरी को जो बात हो रही थी ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच में, तो उसमें यह 28 फरवरी को ओमान ने यह दावा किया था कि तकरीबन हम समझौते के करीब थे और उसके बाद अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमला हुआ था और वो अभी भी जारी है। तो निश्चित तौर पे दुनिया को महज इंतजार करना है, क्योंकि ये दोनों ऐसे देश हैं जो अपनी अपनी जिद पे, अपनी अपनी शर्तों पे कायम है और वो किसी से भी कोई ऐसी सहायता लेना भी नहीं चाहते जो कि कोई उनको सही रास्ता सुझा सके, शांति की तरफ खींच सके। तो निश्चित तौर पे एक स्टेलमेट की स्थिति है। जी बिल्कुल अखिलेश सुमन, और अगर हम बात करें लेबनान और इजराइल की, तो पश्चिम एशिया में शांति की कोशिशों को फिर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान समर्थित जो हिजबुल्लाह है उसने लेबनान में प्रस्तावित जो नया युद्ध विराम समझौता है उसको मानने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही इजराइल ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि उसकी सेना दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगी। देखिए, लेबनान में भी एक तरीके से जो लड़ाई है इजराइल की, वो लड़ाई लेबनान की सरकार से नहीं है, वो हिजबुल्लाह से है। और हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान की सरकार का अंग नहीं है, वो एक अपने आप एक संगठन है, जो एक कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जिसके अपने सैनिक हैं, जिसका अपना एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। तो हिजबुल्लाह जो है, हिजबुल्लाह का एकमात्र मकसद यही है कि वो इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़े ताकि फिलिस्तीन को आज़ादी मिले। तो इस गोल के साथ अगर हिजबुल्लाह है तो उसमें इजराइल और लेबनान की सरकार के बीच में बातचीत करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब यही बनता है कि या तो लेबनान की सरकार दबाव बनाकर हिजबुल्लाह को पूरी तरह निरस्त करे, हिजबुल्लाह की गतिविधियों पे रोक लगाए, जो कि लेबनान की सरकार की उस तरह की क्षमता नहीं है। हिजबुल्लाह वहां काफी महत्वपूर्ण है, काफी प्रभावपूर्ण है। इसलिए एक दौर की बातचीत हुई है, जो दो दौर की बातचीत कह सकते हैं कि लेबनान सरकार और इजराइल के बीच में बातचीत हुई है। लेबनान की सरकार के जो अध्यक्ष राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कल कहा भी है कि ईरान जो है वो लेबनान को एक प्रॉक्सी के रूप में उपयोग कर रहा है, उसको एक अपने बार्गेनिंग चिप के रूप में उपयोग कर रहा है, जिस पर कि ईरान के विदेश मंत्री ने आज कहा है कि लेबनान को समझना चाहिए कि उनका दुश्मन कौन है। तो इस तरह की इशारे में बात हो रही है और यह जो लड़ाई है लेबनान और इजराइल के बीच भी, यह नहीं लगता है कि थमेगी, क्योंकि एक साइक्लिक चेन है वो पूरी हिंसा का। वो साइक्लिक चेन में कौन पहले हमला करता है और कौन उसके बाद हमला करता है, उसके बाद फिर अगला वो जो ऐसी स्थिति बन जाती है। बड़ा सवाल ये है कि ऐसे में हम दुनिया को कहां जाते देख रहे हैं, जबकि हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं इस बात को कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये बुद्ध का समय है। और सही मायने में ये युद्ध का समय नहीं है, क्योंकि युद्ध किसी मसले का हल नहीं होता है, बल्कि अनेक जानों को लील लेता है।
देखिए, निश्चित तौर पे जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी, उस समय रूस और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था और दुनिया के सामने उसके पहले कोविड का संकट आ चुका था और दुनिया उससे जूझ कर निकलने ही की तैयारी में थी कि उसके बाद ये रूस और यूक्रेन के बीच में ये संघर्ष छिड़ गया और उसके बाद फिर अभी देख रहे हैं कि मध्य पूर्व की स्थिति लगातार है। तो ऐसे में जो भारत की पूरी पहल देखिए, भारत इस लड़ाई के भी, इस पूरे टकराव, दुनिया में जो जगह जगह टकराव चल रहे हैं उसके बीच में भारत का क्या है? भारत का रास्ता है कि ट्रेड एग्रीमेंट करना, भारत का रास्ता है कि सकारात्मक सहयोग कैसे दुनिया के देशों के साथ बढ़ा सके और यही रास्ता है कि दुनिया के देश जो है वो एक युद्ध के बजाय एक विकास का रास्ता अपनाए ताकि जिस भी देश की जनता हो उस देश की जनता का हित हो, उस देश की जनता की आकांक्षाएं पूरी हो। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार युद्ध की बजाय बुद्ध का रास्ता अपनाने की बात करते हैं, वो रास्ता अपनाने की बात करते हैं जिसमें जनता जो है वो प्राइमरी रहे, किसी शासक का ईगो प्राइमरी नहीं रहे या उसका पुराने एजेंडे प्राइमरी नहीं रहे। जियोपॉलिटिकल जो शतरंज बिछी हुई है उस शतरंज में आगे बढ़ने की जो आपाधापी है वो प्राइमरी नहीं रहे और इसीलिए प्रधानमंत्री के ये कहने का एक मतलब बनता है और दुनिया को निश्चित तौर पे इस बात को समझना चाहिए कि ये बात कहाँ मर्म है, क्योंकि दुनिया का जो संकट है, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की जो जरूरतें बढ़ रही है और ऐसे में अगर युद्ध जो है प्रमुख बन जाएगा दुनिया में तो निश्चित तौर पे सभी देशों के लिए संकट है और आज सभी देश संकट में है। ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से संकट में है, इजराइल लेबनान संघर्ष की वजह से संकट में है, रूस और यूक्रेन के संघर्ष की वजह से संकट में है और इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि सहयोग का रास्ता अपनाइए, ज्यादा से ज्यादा मित्र तलाशिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड एग्रीमेंट कीजिए ताकि लोग जो बनाते हैं वो दूसरी जगह जाए, बाजार खुले और बाजार में गतिविधि बने ताकि लोगों को रोजगार मिले और लोग जो है ईज ऑफ लिविंग उनका बड़ा बढ़िया हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, मिड डे प्राइम में बात करेंगे भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले हिस्से को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दोनों पक्ष सभी बचे हुए मुद्दों को जल्द से जल्द निपटाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। दोनों देश फरवरी में इस व्यापार समझौते पर प्रारंभिक सहमति बनाई थी, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बड़े टैरिफ उपायों को रद्द करने के बाद बातचीत की गति धीमी हो गई थी। इस सप्ताह नई दिल्ली में हुई बैठकों के बाद बातचीत फिर तेज हो गई है और इस समझौते के पहले हिस्से से भारत को अन्य देशों के मुकाबले विशेष व्यापारिक लाभ मिलने की संभावना है। गोयल ने संभावना जताई है कि अगले महीने के मध्य तक इस समझौते के पहले हिस्से को पूरी तरह लागू करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा इस महीने के अंत तक अमेरिका की उच्च स्तरीय टीम भारत का दौरा कर सकती है। तो आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत यूएस ट्रेड डील के क्या कुछ फायदे हैं। भारत और अमेरिका व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी इससे। भारत अमेरिका ट्रेड डील के कई बड़े फायदे भारत को मिलते हुए नजर आएंगे। $30 ट्रिलियन के अमेरिकी बाजार तक बेहतर पहुंच भारत को मिलती हुई नजर आएगी। भारत को प्राथमिकता वाले व्यापारिक साझेदार का लाभ मिलेगा। साथ साथ वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र को भी इससे बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। भारत में वस्त्र और परिधान क्षेत्र को खास फायदा नजर आएगा। परिधान निर्यात की प्रतिस्पर्धा जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। रेशम उत्पादों को शून्य शुल्क का लाभ मिलेगा। $113 बिलियन के अमेरिकी बाजार में आसान पहुंच जो है वो संभव हो सकेगी। तो भारत यूएस ट्रेड डील के क्या कुछ फायदे हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। मशीनों पर टैरिफ जो है घटकर 18% हो गया है। साथ ही साथ $477 बिलियन के अमेरिकी बाजार में भारत के लिए जो है अवसर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। $1.36 बिलियन के कृषि निर्यात पर कोई अतिरिक्त शुल्क लगता हुआ नजर नहीं आएगा। चाहे बात हो मसाले की, चाय, कॉफी, इस के निर्यात को कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। फल और मेवों के लिए भी बेहतर अवसर मिलते हुए नजर आएंगे। भारत यूएस ट्रेड डील के काफी फायदे हैं, खासतौर पर किसानों को काफी फायदे हैं। प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को शून्य शुल्क का लाभ मिलेगा। व्यापारियों को खास फायदा होगा। भारतीय उत्पादों की बाजार पहुंच जो है और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। डेयरी क्षेत्र की बात करें तो पूरी तरह से सुरक्षित है। डेयरी क्षेत्र किसी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नजर नहीं आएगा। व्यापार और निवेश को ज्यादा से ज्यादा
बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। भारत के निर्यात को नई ताकत, नया बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा। भारत के लिए बड़े व्यापारिक अवसर खुलेंगे। भारत अमेरिका व्यापार को नई रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी। तो $30 ट्रिलियन के अमेरिकी बाजार तक बेहतर पहुंच बढ़ेगी और भारत को प्राथमिकता वाले व्यापारिक साझेदार का लाभ मिलेगा। साथ साथ वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र को बड़ा फायदा होगा। $900 बिलियन के बाजार में भारत को प्रतिस्पर्धी और अमेरिका के 150 अमेरिकी बाजार में भारत की जो पकड़ है वो और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। $900 बिलियन के बाजार में भारत को प्रतिस्पर्धी दर मिलेगी और अमेरिका के 150 बिलियन के वैश्विक आयात पर शून्य शुल्क हो जाएगा। शून्य शुल्क से भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। $720 बिलियन के ग्लोबल आयात पर किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। बड़े जो अमेरिकी बाजार हैं उन तक भारतीय उत्पादों की आसान पहुंच होगी। $350 बिलियन के वैश्विक आयात पर छूट बरकरार रहेगी। निर्यातकों के लिए बेहतर अवसर मुहैया होंगे। वैश्विक बाजार में भारत की जो स्थिति है वो और ज्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आएगी। व्यापारियों को खास तौर पर फायदा होता हुआ इससे नजर आएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में अपने 12 वर्ष पूरे कर रही है और इन 12 सालों में मोदी सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर आगे बढ़ चला है। पिछले 12 सालों में राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं। मोदी सरकार के 12 सालों के कामकाज पर डीडी न्यूज एक सीरीज चला रहा है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि कैसे इन सालों में सरकार के बड़े फैसलों से तमाम क्षेत्रों में बदलाव आए हैं। तो आइए देखते हैं हमारी खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। किसी भी देश की असली ताकत उसके मेहनतकश लोगों और उनके सपनों में होती है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार की कई योजनाओं ने इन सपनों को नई उड़ान दी है। सरकार का प्रण है कि गरीब, वंचित और जरूरतमंद तक सभी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाया जाए, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव किया जाए। देश में विकास की जो तस्वीर है अब सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं रही है, बल्कि आम आदमी की जिंदगी कितनी ज्यादा आसान हुई है, यही सुशासन का नया पैमाना बन गया है। पक्का घर, नल से जल, मुफ्त राशन, बैंकिंग और इलाज जैसी सुविधाओं ने करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बदल दी है। योजनाओं का ही असर है कि बीते 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के विश्व रिकॉर्ड बन गया है। बड़े प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि आम आदमी की जिंदगी कितनी आसान हुई, यही सुशासन का नया पैमाना है। पक्का घर, नल से जल, मुफ्त राशन, बैंकिंग और इलाज जैसी सुविधाओं ने करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बदल दी। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की कई योजनाओं ने गांव, गरीब और मध्यम वर्ग तक सीधे पहुंचकर करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल दिया। पिछले एक दशक में देश में विकास की तस्वीर बदली है। फोकस अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि आम लोगों की जिंदगी आसान बनाने पर है। सरकार का प्रण है कि गरीब, वंचित और जरूरतमंद तक सभी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव किया जाए। पीएम मोदी के नेतृत्व में अब तक 4 करोड़ परिवारों को पीएम आवास मिल चुके हैं। 12.6 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंच चुका है। देश में 58 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। 44 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड मिल चुके हैं और 10.5 करोड़ घरों तक उज्ज्वला कनेक्शंस पहुंचे हैं। भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास हुनर है, मेहनत है, लेकिन पूंजी नहीं। ऐसे ही लोगों को ताकत देने के लिए सरकार ने शुरू की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई योजना आज देश के छोटे उद्यमियों के लिए लाइफलाइन बन चुकी है। ये एक ऐसी योजना है जिसमें आपको अपना कारोबार करने के लिए बिना किसी गारंटी के 20 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। इस योजना की एक और खासियत है, इसका फायदा लेने के लिए कोई कोलेटरल यानी गारंटी की जरूरत नहीं। साथ ही लोन को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स भी बना दिया है। अब बात करते हैं योजना के असर की। आखिर जमीन पर कितना फायदा हुआ? आंकड़े बताते हैं कि मुद्रा योजना ने देश में उद्यमिता को नई दिशा दी है।
खासकर महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए ये योजना गेम चेंजर साबित हुई। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन जो मिला है उससे हमारे लिए बहुत लाभ हुआ है और हमारे व्यापार में भी बहुत लाभ हुआ है, इसलिए हमारा काम भी अच्छा चल रहा है और हम प्रधानमंत्री को इसलिए आभार व्यक्त करते हैं। इसमें हमें ब्याज भी कम लगता है, जितने दिन निकालो उतने दिन का ही ब्याज लगता है और हमारा व्यापार अब अच्छा चल रहा है और प्रधानमंत्री जी का सहयोग है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गारंटी ना है। जब से लोन लिया हुआ है तो हमारे बिजनेस को एक नई दिशा मिली हुई है। हमें क्या है कि किसी भी प्रकार का हिडन चार्ज नहीं रहता है एंड ना ही कोई किसी प्रकार की गारंटी लगी हुई है। मार्च 2026 तक 52 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को मुद्रा योजना का लाभ मिला है। 33 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि मुद्रा योजना के तहत जारी की जा चुकी है। इसमें 70% लोन महिलाओं को मिला और 50% लोन SC, ST और OBC श्रेणी के उद्यमियों को मिला। कैटेगरी के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा लोन शिशु श्रेणी में दिए गए, जो कुल लोन का करीब 76% है, यानी छोटे स्तर से शुरुआत करने वालों को सबसे ज्यादा फायदा मिला। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना देश के रेहड़ी पटरी, ठेला और फुटपाथ पर सामान बेचने वाले छोटे कारोबारियों के लिए वरदान साबित हुई। साल 2020 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ऐसे मेहनतकश लोगों को बिना गारंटी के आसान ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। योजना के तहत लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से 10,000, 20,000 या फिर 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है। समय पर ऋण चुकाने वालों को ब्याज में सब्सिडी और डिजिटल लेन देन पर प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। इससे छोटे व्यापारियों में बचत, बैंकिंग और डिजिटल भुगतान की आदत विकसित हुई। आज देश भर में लाखों स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना का लाभ उठाकर अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 68 लाख से अधिक लाभार्थियों को 96 लाख से ज्यादा ऋण वितरित किए जा चुके हैं। इससे न केवल उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि उनके परिवारों का जीवन स्तर भी बेहतर हुआ है। पीएम मोदी की पहल पर पिछले 12 वर्षों में भारत ने समावेशी विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए। इनमें आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम प्रमुख है। वर्ष 2018 में शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सबसे पिछड़े जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में तेजी से सुधार लाना था। इसके बाद वर्ष 2023 में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया, ताकि विकास की गति को गांव और ब्लॉक स्तर पर पहुंचाया जा सके। इन कार्यक्रमों की सबसे बड़ी विशेषता डेटा आधारित निगरानी, प्रतिस्पर्धा और जन भागीदारी रही। नियमित रैंकिंग और रियल टाइम डैशबोर्ड के माध्यम से प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ी है। परिणाम स्वरूप कई जिलों और ब्लॉक्स में टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, विद्यालय उपस्थिति, पेयजल उपलब्धता और बैंकिंग सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किए गए। इन योजनाओं की सफलता केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि उन बदले हुए जीवनों में दिखाई देती है, जहां एक छोटे से ऋण ने कारोबार खड़ा कर दिया, एक ठेले वाले को आत्मनिर्भर बनाया गया और एक पिछड़े जिलों को विकास की नई पहचान दी गई। ये बदलाव बताता है कि जब नीतियां अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती हैं, तब विकास केवल लक्ष्य नहीं रहता, बल्कि जन जन का अनुभव बन जाता है। यही है आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नई तस्वीर। तो यही है आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नई तस्वीर। आगे बढ़ेंगे। सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणामों के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की वेरिफिकेशन और प्रश्नों की री एवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने आवेदन की अंतिम तिथि 1 दिन बढ़ाने का फैसला किया है। पहले वेरिफिकेशन और री एवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जून थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7 जून कर दिया गया है। सीबीएसई ने कहा है कि यह फैसला छात्रों को अतिरिक्त समय और बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकें। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत इन दिनों वैश्विक मंच पर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने आज भगवान बुद्ध की पावन भूमि सारनाथ का भ्रमण किया। सारनाथ में उन्होंने ऐतिहासिक धम्मिक स्तूप के दर्शन किए और इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों को भारत के वास्तविक धरोहरों और सजीव संस्कृति का सीधा दर्शन कराना है, ताकि वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक आदान प्रदान और मजबूत हो सके। हमारे साथ हैं कल्चर मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर अरविंद कुमार जी। अरविंद जी, ये जो ब्रिक्स के कल्चरल वर्किंग ग्रुप के जो मेंबर्स आए हुए हैं, इनको आपने क्रूज पर गंगा आरती दिखाई, गंगा घाट दिखाए, काशी विश्वनाथ परिसर ले गए, सारनाथ में आप लोग हैं और ट्रेड फैसिलिटेट सेंटर में घूमेंगे। तो ये क्या उद्देश्य है कल्चरल मिनिस्ट्री का इस जो विजिट का? देखिए, ब्रिक्स मीटिंग का हम लोग उसमें कई सारे ट्रैक्स होते हैं,
उसमें ट्रेड है, तो इन्वायरमेंट है। कल्चर इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रैक ऑफ ब्रिक्स मीटिंग्स। तो कल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रैक है, और कल्चर के अगर लोगों को हम अपना कल्चर, हम बातें तो करते हैं मीटिंग में, जब तक दिखाएंगे नहीं तो उनको शायद उतना समझ में नहीं आए। बुद्धिज़्म के हिसाब से सारनाथ बहुत ही इम्पोर्टेंट कल्चरल हेरिटेज है उनका, हमारा देश का धरोहर है, हम दिखाना चाहते हैं। और हम हमारे सारे जो ब्रिक्स के जितने भी हमारे 6-7 कंट्री यहाँ पे हैं, मौजूद हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, तो ये लोग बहुत हैप्पी हैं कि हम लोग कम से कम कल्चर को बहुत नज़दीकी से देख पाए, एक्सपीरियंस कर पाएँ। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर जो यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने जो उसको भव्यता दिव्यता दी है, इतना बड़ा परिसर बना है, तो ये दोनों ही चूंकि रिलीजन की तरफ भी ले जाते हैं, तो क्या कल्चर को हम लोग रिलीजन से भी जोड़ के देख सकते हैं? रिलीजन मेरा कल्चर का एक पार्ट है। कल्चर वो चीज़ होती है जो सदियों से चली आ रही है। हम एक परंपरा पूजा पद्धति से करते हैं, हमारी अपनी मान्यताएं हैं, पर परंपराएं हमारी सदियों से चली आ रही हैं। राइट फ्रॉम मोहनजोदारो में हमारे सील्स मिलते हैं, उस टाइम से हम फॉलो करते आ रहे हैं, एक पद्धति चलती आ रही है। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, सारनाथ, वाराणसी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक हुई है। जी हाँ, पीएम मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की है। आर्थिक सलाहकार परिषद की इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, और देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। चर्चा हुई है कि ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किस प्रकार से सुधार किया जाए। ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार पर इसमें चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ ये पूरी बैठक की है, जिसमें ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर चर्चा हुई है। देश की आर्थिक प्रगति को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस समय की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर खास तौर पर इस बैठक का फोकस रहा। देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई है। इस बैठक में ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार पर चर्चा की गई है। आर्थिक सलाहकार परिषद के बैठकों के जो सदस्य हैं उनके साथ ये पूरी बैठक की गई है। देश की आर्थिक प्रगति किस प्रकार से और तीव्र गति से बढ़े, इसको लेकर ये पूरी बातचीत हुई है, चर्चा रही है। क्या कुछ निष्कर्ष निकलता हुआ नजर आया है, इसको भी जानेंगे। देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर इस बैठक में चर्चा होती हुई नजर आई है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की ये पूरी बैठक हुई है। सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुधाकर, क्या कुछ निष्कर्ष इस बैठक से निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईज ऑफ लिविंग की बात हो रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है, और किस प्रकार से देश की आर्थिक प्रगति और तीव्र गति से हो, इस पर बात हुई है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है सहला, और खासतौर से इस वजह से भी ये बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि जो एक वैश्विक परिस्थिति पूरी छाई हुई है, जिस तरह की का आर्थिक परिदृश्य पूरी दुनिया में, चाहे ईंधन संकट की वजह से हो या फिर जो संघर्ष चल रहे हैं दुनिया के विभिन्न देशों में, खासतौर से जो वेस्ट एशिया की जो स्थिति है उस संदर्भ में हो, तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री को जो समिति सलाह देती है विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को लेकर, कैसे अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के उपाय किए जाए, उसको आगे बढ़ाने के, तेज करने के उपाय किए जाए। तो इस बैठक में भी जो वैश्विक परिस्थितियों के संदर्भ में चर्चा हुई है, पीएम ने प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया है, तो साथ ही साथ जो विभिन्न मुद्दे हैं इस वक्त, इस परिस्थिति में भी किस तरह से रिफॉर्म्स की गति को जारी रखा जाए ताकि ईज ऑफ लिविंग, जो लोगों की सुविधाएं उसको बढ़ाई जा सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाई जा सके भारत और में। सुधाकर, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं हैं, भू राजनीतिक तनाव हैं, व्यापारिक चुनौतियां, लेकिन उस सब के बीच हम लगातार देख रहे हैं जीडीपी ग्रोथ भारत की किस तीव्र गति से, तेज रफ्तार से हो रही है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और नीतियों का ही नतीजा है। बिल्कुल, आप देखिए, और जिस तरह से आज भी दुनिया में सबसे तेजी से इस वैश्विक परिस्थिति में भी करीब 7.8% की दर से देश गति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, बावजूद इसके, क्योंकि ये जो
समस्याएं, दुनिया में वैश्विक चुनौतियां पिछले कुछ वर्षों से चल रही है, 3-4 वर्षों से, बावजूद उसके देश के ग्रोथ रेट में, देश की तरक्की में, देश में आने वाले निवेश में उस तरह का कोई असर नहीं पड़ा जो दुनिया के बाकी देशों पर पड़ा है। तो उन चुनौतियों से निपटते हुए भी देश काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक रियलिस्टिक असेसमेंट हो पूरी सिचुएशन का, आने वाले समय के हिसाब से हमारी तैयारियां पुख्ता मजबूत रहे, उसके लिए कदम उठाए जाए। प्रधानमंत्री ये बात हमेशा कहते रहते हैं कि जो सुधारों की गति है वो किसी भी तरह से ना धीमी होनी चाहिए, ना ही लोगों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं हो पाए। तो उस लिहाज से भी और वेस्ट एशिया के संदर्भ में भी निश्चित तौर पर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। जो सदस्य हैं उन्होंने पीएम को पूरी स्थिति का एक असेसमेंट, अपना असेसमेंट दिया है और भारत इसमें क्या कुछ कर सकता है, किस तरह से अपने कदम आगे बढ़ा सकता है, तो उसके बारे में भी इस बैठक में चर्चा हुई। चलिए सुधाकर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए इस बैठक से जुड़ी हुई। तो ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर खास तौर पर इस बैठक का फोकस रहा। फिलहाल मिड डे प्राइम में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।